ऑल ऑफ यू गाइस, आज जो रिसेंट में न्यूज़ चल रहा है वो मैं आप लोगों के सामने बताऊंगी। जो रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैं बताऊंगी। तो देखते हैं गाइस। अभी रिसेंट में केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया है। वो इसलिए कि उन जो यूट्यूब चैनल है, वो सारी जो यूट्यूब चैनल है वो फेक न्यूज़ दिखाते थे। उसके अलावा कंट्री के अगेंस्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें बातें करते थे, और वो फेक न्यूज़ भी होती थी कि ये स्कीम आ गया, वो आपको ये मिलेगा, वो ऐसे बहुत सारे फेक न्यूज़ चैनल होते हैं, फेक न्यूज़ होती है। तो इस चीज़ को देखते हुए 8 यूट्यूब चैनल को बैन किया गया है। उसके अलावा जो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कल से वो आ रही है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में एक नया रूल लाए हैं कि वहाँ पे जो कश्मीर के बाहर के लोग हैं, लाइक मान लीजिए कि वहाँ के जो मज़दूर हैं, जो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, सेना है, जो गैर कश्मीरी हैं बोल सकते हैं, जो कश्मीर के नहीं हैं, वो भी वहाँ पे वोट दे सकते हैं। पहले ऐसा रूल नहीं था। पहले जो रूल था वो था कि कश्मीर के लोग ही वहाँ पे वोट दे सकते हैं, लेकिन अब ये चेंज हो गया है और अब जो कश्मीर के बाहर के लोग हैं वो भी वहाँ पे वोट दे सकते हैं। गाइस, ये आप लोग अगर देखते होंगे तो बहुत वहाँ पे न्यूज़ आती रहती है। अभी रिसेंट में भी बिहार के कुछ मज़दूर थे, उन पे वो आतंकी हमला हो गया था और वहाँ पे उनकी जान चली गई थी। उसके अलावा ये सारी न्यूज़ आती रहती है कश्मीर से। वहाँ पे आप लोगों को पता ही है कश्मीर का हाल। मुझे लगता है कि सबको इसके बारे में पता है। कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें होती रहती है, टेरर अटैक, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। अगर वहाँ पे अच्छी सरकार होती पहले से, तो मुझे नहीं लगता कि इसको कंट्रोल अभी तक नहीं हुआ होता। जब से आर्टिकल 370 हटा है, जब हटा था तब भी आप देख सकते थे कि वहाँ के जो कुछ लोकल नेता थे, महबूबा मुफ्ती को ले लीजिए, ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये सारे लोगों का बयान आप देख सकते हैं। अभी जो 370 आर्टिकल हटा है, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी रूल चेंज हुआ है, और अब जो आया है वो ये कि आप अगर वहाँ के नहीं हैं लेकिन आप वहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेना में हो, तो आप भी वहाँ पे वोट दे सकते हैं। अगर इसका जो इसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँ कि मेरा पॉइंट क्या है, मैं बोलूँगी ये सही है। क्योंकि अदर स्टेट में ये नहीं होगा, ठीक है, अदर स्टेट में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे स्टेट में, ऐसे जगह पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती रहती है, टेरर अटैक हो, कभी भी कुछ भी हो जाए, वहाँ पे मुझे लगता है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उसके अलावा जो वहाँ पे रह रहे हैं, सेना हो या फिर मज़दूर हो, उनकी भी सुरक्षा उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को अगर वैसे नेता चुने जो सबके मनपसंद के हों, सब अपने, क्योंकि सुरक्षा ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट में आप हो उसकी बस वहाँ के लोगों को ही आप सुरक्षा मुहैया कराइए। उन सब का जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो वहाँ के लोकल हैं, जो लोकल नहीं है, जो ऐसे ही रह रहे हैं काम के सिलसिले में, या फिर हमारे जो सेना है, उन सब का भी ध्यान रखने की उतनी ही इम्पोर्टेंट है। कुछ पार्टी ये बोल सकती है कि ये वोट बैंकिंग बढ़ाने के लिए है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। आप वहाँ जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो ये अच्छा डिसीजन है, वहाँ पे सबको चांस मिलना ही चाहिए। लेकिन जैसे ही ये रूल आया, वैसे ही उसके अगेंस्ट में वहाँ के पीडीपी की नेता जो महबूबा मुफ्ती हैं, उसके अलावा फारूक अब्दुल्ला हो गए, उमर अब्दुल्ला हो गए, जिनको आप जानते हैं, उनके बयान आप देख सकते हैं कितना ही अगेंस्ट वाला है। ठीक है, अपनी अपनी चॉइस होती है बोलने की, लेकिन ये डिसीजन अच्छा है। उसके अलावा मैं बात करूं
रोहिंग्या जो हैं, अभी केंद्र सरकार और आपके बीच में बहुत तनातनी चल रही है। केंद्र सरकार बोल रही है कि ये जो रोहिंग्या वाला जो केस है उनको बचाने के लिए आप चाह रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे रहें। आप बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार का बोल रही है कि यहाँ पे उनको फ्लैट दिया जाए। तो ये देखा जाए तो अब पता नहीं क्या न्यूज़ है, सच वो तो पता चल जाएगा, लेकिन अपने देश में इतनी जनसंख्या है, दूसरे को क्या ही रखना। दूसरा, बीजेपी के बहुत बड़े नेता, बोल सकते हैं बड़े क्या मतलब इम्पोर्टेंट नामी नेता हैं ही, शहनवाज हुसैन। आप जानते हैं बिहार से बिलोंग करते हैं, केंद्र सरकार बीजेपी के साइड से वो एक नेता हैं, अच्छे खासे नेता हैं। उन पे एक महिला ने रेप का केस दर्ज करवाया है। ये 2018 की बात है। तब उस टाइम पे की बात है कि उस टाइम पे एक फार्म हाउस में उन पे केस का दर्ज किया गया था और जान से मारने का भी। मुझे लगता है कि अगर 2018 की बात है तो इतना लेट केस क्यों चलता है। रेप का केस कोई भी हो, हमें हमारे सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार को ये सोचना चाहिए कि रेप जैसे, क्या बोलूँ मैं, इतना रेप जैसा केस को इतना दिन तक डिले क्यों किया जाता है, क्यों नहीं उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। अगर ये सच है, जो कि मुझे लगता है दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला भी है कि उन पे शहनवाज हुसैन को गिरफ्तार करने को, और उन पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ही बोला है कि ये उन पे रेप का केस है और जो उनको गिरफ्तार करने के लिए सारी चीज़ें बोला है। तो इतना दिन तक क्यों ये होल्ड होता है केस? रेप का केस के लिए अलग से क्यों नहीं फास्ट प्रोसेस होता है? 2018 से लेकर 2022 का है, 4 या 5 साल हो गए, इतने दिन तक क्यों रोका जाता है? अगर शहनवाज हुसैन दोषी हैं तो उनको क्यों नहीं सज़ा मिली जल्द से जल्द? क्यों नहीं केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाता है? ये ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनको लंबा ले जाने पे वो सारे सबूत भी मिटा देते हैं, और ये देख रहे हैं नेता लोगों का, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों का काम किया जाता है। अगर ये सच है तो शहनवाज हुसैन को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और मुझे लगता है हमें कानून पे भरोसा है कि यही सच होगा। जो भी हो, रेपिस्ट कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, उसको इतनी कड़ी सज़ा मिले कि दूसरे लोग इसको करने के पहले सोचें। और ये सज़ा इंडिया में बहुत कम है। मुझे लगता है कि इसके लिए और कड़ी सज़ा करने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, इतना लंबा नहीं खींचा जाए केस को। अगर ये केस, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं जो सबूतों को मिटाने का भी काम करते हैं, तो प्लीज़ उस केस को ऐसी केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कि आज की ही मैं बता रही हूँ, इनकी बिल्किस बानो केस, गोधरा कांड 2002 की बात है। उस टाइम पे बिल्किस बानो, जिनके साथ 11 लोगों ने रेप किया था और उस टाइम दोषी करार दिए गए थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उनको रिहा कर दिया गया है। मुझे लगता है कि उस टाइम पे अगर वो दोषी थे तो अब वो रिहा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर रेपिस्ट को कैसे रिहा किया गया। तो ये सारी चीज़ें भी सोचने की ज़रूरत है। उसके अलावा दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं, डेप्यूटी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उनके घर सीबीआई ने छापा मारा है। सीबीआई आखिर क्या होती है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है। दूसरी बात, उसका काम जो है वो करप्शन से लेकर हो, या फिर कि कोई कीलिंग हो, करप्शन हो, घोटाला हो, तो ये सारी चीज़ों पे केंद्र सरकार के लिए काम करती है। तो अभी मनीष सिसोदिया के घर छापा मारा गया है, जैसा भी होगा पता चलेगा ही। इसके अलावा
दूसरी बात ये है कि ये जो जितनी सारी चीज़ें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो भी चल रही है। उसके अलावा महाराष्ट्र के रायगढ़ में समुद्र के किनारे एक बोट था, उसमें AK-47 और सारी चीज़ें पाई गई, उसकी भी जांच चल रही है। देखते हैं कि वो कहाँ से आया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि क्रिकेट से लेकर के, तो बिल्कुल अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो इंडिया और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला गया था, जिसमें इंडिया ने 10 विकेट से जीत दर्ज कर ली है। तो ये भी एक अच्छा न्यूज़ है। उसके अलावा मैं बात करूँ, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अभी कुछ सर्वे के अकॉर्डिंग पहले आया है, सर्वे हुआ था जिसमें दिल्ली को सिर्फ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बोला गया है। तो प्लीज़ अगर आप दिल्ली में हैं तो अपना ख्याल रखें, कैसे रखें वो चीज़ आपको पता है और उस चीज़ को ध्यान रखें। एक मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, जिनका हार्ट अटैक से कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था, होप सो वो ठीक हो जाएं, लेकिन अभी उनकी हालत जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है, लेकिन होप सो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ये तो जो न्यूज़ थी। उसके अलावा जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर ने बोला है कि केंद्र को सारे बैंकों को निजीकरण करना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, इससे नुकसान भी हो सकता है, तो सरकार को ये सोचना चाहिए। ये जो आज की एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों को बताया। उसके अलावा बिहार के होने के नाते मैं बिहार की हालत को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं उस दौर से गुजरी हूँ जिस टाइम पे शाम को निकलने पे 6 बजे के बाद बोला जाता था कि आप घर से मत निकलें। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता था कि हम दोबारा ना आए। ये एक माहौल था, एक इतना डरावना माहौल था। उस बिहार से लेके आज के बिहार को मैंने अपने आँखों से देखा है और महसूस किया है। वो दौर था जिसमें लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राबड़ी RJD की पार्टी का वर्चस्व हुआ था। लालू यादव का करप्शन घोटाला कौन नहीं जानता, वो सब जानते हैं उनकी। और लेकिन आज अगर वो बोलते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, या उनके बेटे बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता को उन पे भरोसा करने की ज़रूरत है। आज JDU और RJD की सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है, जिसमें 72 मंत्री ऐसे हैं जिन पे ऑलरेडी केस दर्ज हुए हैं। अभी रिसेंट में कार्तिकेय सिंह जो वहाँ के कानून मिनिस्टर हैं, मुझे लगता है उनको कानून मिनिस्टर बनाया गया जिस दिन बोला जा रहा है कि जिस दिन उनकी पेशी थी उसी दिन उनको शपथ ग्रहण करवाया गया। तो आप सोच सकते हैं JDU और RJD की सरकार क्या कर सकती है। सिर्फ लूट सकती है, जो कि वो करते आई है। नीतीश कुमार पे तो भरोसा उठ गया। हाँ, उन्होंने शुरू के कुछ साल अच्छा काम किए थे, लेकिन अब बिन पेंदी के लोटा एक कहावत है, वैसे ही है, आज इधर तो कल उधर। उनका अपना बेस कुछ नहीं है। जैसे उनकी कुर्सी मिल जाए, वो किसी के साथ में मिलना है मिल सकते हैं। तो वो कुर्सी के लालची हैं, जो कि हो चुके हैं और वो करते आए हैं। बिहार को जो चीज़ें उनसे उम्मीद थी उन्होंने दिया नहीं, और RJD जो हमेशा से लूटते आई है और वही उनका काम चलता रहेगा और वही करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो बिहार की जनता को प्लीज़ आप सब लोग कास्टिज़म को छोड़ करके एक अच्छे नेता को चुनिए, एक ऐसे नेता को जो बिहार को एक प्रगतिशील राज्य के दौर में उस प्रोसेस में ले जाए, ऐसे नहीं जो कास्ट के बेसिस पे चुना जाए। तो प्लीज़ उस चीज़ को सोचें। बिहार की जनता को स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी, बिहार के पीछे होने का कारण कास्टिज़म है। बिहार के पीछे होने का कारण ये सोच कि हाँ ये सरकार आ जाएगी तो हमको फ़ायदा होगा। प्लीज़ उस चीज़ को छोड़ करके एक मजबूत सरकार लाएं, ताकि बिहार भी उन राज्यों के पैरेलल आ जाए जिस जहाँ पे रोज़गार हो, जहाँ पे अच्छी शिक्षा हो, जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे कानून स्ट्रॉन्ग हो। तो प्लीज़ उस चीज़ को सोचा जाए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे
टॉपिक के साथ मिलते हैं, एक और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। वो होता है वीमेंस। मैं महिलाओं के सपोर्ट में मेरा जो यूट्यूब चैनल का मोटिव है, मैं सब महिलाओं से मिलना चाहती हूँ, देश के हर महिलाओं से। मुझे लगता है कि अब महिलाओं से मिलने का मुझे अवसर मिले। ये एक मीडियम है और मैं कोशिश करूँगी, मेहनत करूँगी कि मैं एक ऐसा दिन आए जहाँ पे हम सब एक दूसरे से मिल के महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें हम बात करें। थैंक यू सो मच।